हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और वीकली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम लोग 3 और 4 फरवरी की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1 और 2 फरवरी की करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया था। उसके वीडियोज जो हैं वो प्लेलिस्ट में है। वीकली करंट अफेयर्स की एक अलग से इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बना दी गई है जहाँ पर सारे वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ में वीकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जहाँ पर आप लोगों को वीकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोज वहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं और इन सारी वीडियोस को नहीं देखे हैं या गलती से मिस हो जाता है 1-2 दिन बाद आप लोग देखते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को वहां पर देख सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने 1 और 2 फरवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया था जहां पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग 16वें क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। 3 और 4 फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरीके से सीरीज लगातार आगे बढ़ती जाएगी। 3-4 का डिस्कस करेंगे, 5-6-7 धीरे धीरे इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारी वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे 1-2 दिन का डिले हो सकता है लेकिन आप लोगों को सारी वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Who has inaugurated the National Tribal Festival आदि महोत्सव 2021? ठीक है, राष्ट्रीय जनजातीय त्यौहार आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन किसने किया, ये इसमें पूछा गया है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वेंकैया नायडू इसका आंसर हो जाएगा। वेंकैया नायडू जी ने दिल्ली हाट नई दिल्ली में नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया गया था ये? दिल्ली हाट में। ठीक है, दिल्ली हाट INA के पास में एक नई दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर इसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया था। 1 से लेकर 15 फरवरी तक ये महोत्सव चलेगा। 1 से लेकर 15 फरवरी तक। ये डेट वगैरह भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जा रही है ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी की जा सकती है। हम सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बनाकर इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को हम यहाँ पर बताते हैं। हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बताई जाती है क्वेश्चन उस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है। तो हर बात के लिए एक अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना और समझना होता है। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि कान खोल कर आप लोग बैठा करो और सुना करो। जितनी देर ये बातें आप लोगों को बताई जाती हैं उसको ध्यान से सुना करो। ठीक है, तो 1 से लेकर 15 फरवरी तक ये महोत्सव चलेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा इस महोत्सव में, ये जो महोत्सव चलने वाला है इसमें बेसिकली होगा क्या, तो ट्राइबल आर्ट्स, क्राफ्ट, मेडिसिन, ट्राइबल आर्टिस्ट, ये सब जो है ट्राइबल आर्टिस्ट के द्वारा फोक परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। जो भी ट्राइबल से रिलेटेड होंगी, जो भी जनजाति आदिवासियों से रिलेटेड होंगी, उनकी आर्ट होगी, उनकी मेडिसिन होगी, उनकी क्राफ्ट होगी, उनके आर्टिस्ट के द्वारा जो फोक परफॉर्मेंसेस वगैरह होंगे, ये सारी चीज़ें इस महोत्सव में दिखाई जाएंगी। और ये फेस्टिवल जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये फेस्टिवल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया या कौन किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है। तो ये आप लोग फिर से सुन लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, और ट्राइफेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। अब यहाँ पर ट्राइफेड की बात हुई है तो ट्राइफेड क्या है, तो ट्राइफेड का मतलब हो जाएगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर ए। और 2017 से हर साल आदि महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2017 में पहली बार ये ऑर्गेनाइज किया गया था, तब से ये हर साल लगातार ये जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लेकिन 2020 का आदि महोत्सव ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सका। क्यों? कोरोना पैंडेमिक की वजह से। कोरोना की वजह से 2020 में आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सका था। कोरोना की वजह से ये कैंसिल कर दिया गया था। अब ये जाकर 2021 में फिर से ये मतलब आयोजित किया गया। और इसकी थीम क्या होगी? नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव 2021 की थीम क्या होगी? तो इसकी थीम हो जाएगी ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट्स, कल्चर एंड कॉमर्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग फिर से सुन लीजिए। इसकी थीम पूछी जा सकती है। हालांकि इसकी जो पेड PDF होगी, अभी सारी PDF पेड हो गई हैं, तो इसका अभी वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहाँ पर ये सारी PDF आप लोगों को मिल जाएंगी। तो जो पेड PDF होगी वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। तो इसकी थीम हो जाएगी ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट्स, कल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, ट्राइफेड की भी हम लोग यहाँ पर बात किए थे। तो ट्राइफेड का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा ये नई दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके MD की अगर हम लोग बात करें ट्राइफेड की, तो प्रवीर
प्रवीर कृष्णा जी जो हैं वो इसके एमडी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country's ecological transition minister बारबरा पोम्पलिन हैज़ विजिटेड इंडिया रिसेंटली? हाल ही में किस देश की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्टर बारबरा पोम्पलिन ने भारत का दौरा किया था? इसमें पूछा गया कि किस देश की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्टर बारबरा पोम्पलिन ने अभी हाल ही में भारत का दौरा किया था। तो इसका जो आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अपनी इस विजिट के दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की और कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे, ठीक है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। इन सभी क्षेत्रों में इंडो फ्रेंच कॉरपोरेशन, ठीक है ना, इंडो फ्रेंच कॉरपोरेशन को और ज़्यादा मजबूत करने पर विचार किया गया, ठीक है। इनकी जो विजिट हुई थी इस दौरान मीटिंग्स वगैरह हुई, कई सारी चीज़ों पर, इन सारी चीज़ों पर विचार किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ में 2021-22 को इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट के रूप में लॉन्च किया गया। किसको, कौन से साल को? 2021 और 22 को, 2021-22 को इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट के रूप में लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 2021-22 को इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट के रूप में लॉन्च किया गया था। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI, ठीक है ना, SECI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI, और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि AFD, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में 150 मेगावाट की 150 मेगावाट के एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है, ठीक है ना, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। फिर से सुन लो, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है, ये अच्छी चीज़ें हैं, जरूरी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SEIC, और इसके साथ साथ में फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि AFD, इन दोनों के बीच में 150 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इसीलिए आप लोगों को ये 2 बार मैंने बता दिया, तो ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। और इसके साथ फिनेंस मिनिस्ट्री के साथ में एक क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट पर भी साइन किया गया है, जिसके तहत सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन यूरो दिए जाएंगे, ठीक है। फिर से सुन लो आप लोग इसको, फिनेंस मिनिस्ट्री के साथ में एक क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत, जिसके तहत सूरत, गुजरात में एक जगह है ये, सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन, अमाउंट याद रखिएगा आप लोग, 250 मिलियन यूरो दिए जाएंगे, ठीक है ना। एक मतलब क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया गया था फिनेंस मिनिस्ट्री के साथ में, जिसके तहत में सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन यूरो दिए जाएंगे। फ्रांस इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रांस के अगर हम लोग कैपिटल की बात करेंगे तो पेरिस इसकी कैपिटल हो जाएगी। करेंसी की बात करेंगे तो यूरो या फिर CFP फ्रैंक हो जाएगी। और प्रेसिडेंट की अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एडिशनल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैव इंक्लूडेड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना के तहत कितने अतिरिक्त वन उत्पाद शामिल किए गए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम, इसके तहत इसके अंडर कितने एडिशनल फॉरेस्ट प्रोडक्ट को और ज़्यादा मतलब ऐड किया गया है, इंक्लूड किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14, ऑप्शन नंबर डी 14 इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से अभी हाल ही में 14 अतिरिक्त माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स को केंद्र सरकार की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP स्कीम के तहत में ऐड कर दिया है, उनको इंक्लूड कर दिया है, जिससे कि आदिवासियों को उनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का उचित दाम उन्हें मिल सके। जो आदिवासी लोग होते हैं, जो उनके जंगल के जो उनके उत्पाद होते हैं, उसका उचित दाम उनको मिल सके, इसीलिए 14 और प्रोडक्ट को जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर जो है इंक्लूड कर दिया गया, इसके अंडर इंक्लूड कर दिया गया है। और इस स्कीम का नाम क्या होगा?
ठीक है। इस स्कीम का पूरा नाम क्या है तो हम लोग जान लेते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जो ये स्कीम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस स्कीम का पूरा नाम क्या है तो इसका नाम है मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर MFP स्कीम, ये इसका नाम है। यहाँ पर बात हुई है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की अगर बात हुई है तो हमारे दिमाग में तुरंत ये चीज़ें आनी चाहिए थी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, ठीक है ना। जब भी किसी मंत्रालय की बात होगी तो उसका मंत्री कौन है हमारे दिमाग में आना चाहिए, उस मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, उसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है ये हमारे दिमाग में, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। हर क्वेश्चन के साथ में ये सारी चीज़ें हम लोग याद करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। अलग अलग इंडिविजुअल हम मंत्रालय वगैरह ये सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के साथ में अगर हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें हमको 1 महीने 2 महीने के अंदर अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्जुन मुंडा, ठीक है ना, अर्जुन मुंडा जी जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच यूनियन मिनिस्टर हैज वर्चुअली इनॉग्रेट्स द 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, किस केंद्रीय मंत्री ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि 8वें इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर का वर्चुअल तरीके से किस मंत्री ने उद्घाटन किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर से स्मृति ईरानी इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल, ये स्मृति ईरानी जी जो हैं ये यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल हैं। तो स्मृति ईरानी जी ने इंडिया के बिगेस्ट सिल्क फेयर यानी कि 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर का वर्चुअली अभी इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। 5 दिनों तक ये आयोजन चलने वाला है, ठीक है ना। 5 दिनों तक ये फेस्टिवल चलेगा, यानी कि कब से कब तक चला है 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक, ठीक है ना। 4 फरवरी तक ये आयोजन चला, ये मतलब इसका ये प्रोग्राम ये फंक्शन चला, ठीक है। इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ये जो इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर है, 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, ये जो है इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये स्पॉन्सर किया गया था, ठीक है। सिल्क प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सिल्क प्रोडक्शन में जो इंडिया है ये दूसरे नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है। सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की रैंकिंग सेकंड है, फर्स्ट नंबर पर चाइना है, ठीक है ना। चाइना में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है। और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर का भी कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया, कौन सा एडिशन बनाया गया, तो ये 8वां एडिशन है, तो ये भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्मृति ईरानी कौन से मंत्रालय इनके पास में, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अमेठी इनका जो है लोकसभा क्षेत्र है, ठीक ना। अमेठी उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ये इनका लोकसभा क्षेत्र है। बाकी और भी जो मंत्री हैं जो भी और ऑप्शन में है इनके पास में कौन सा मंत्रालय है और कौन कौन सा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो पता करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 न्यू स्कीम्स नेम्ड प्रज्ञा भारती एंड भाषा गौरव have launched by which state to provide financial assistance to college students and literary bodies, ठीक है। कॉलेज छात्रों और साहित्यिक निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रज्ञा भारती और भाषा गौरव नाम की 2 नई योजनाएं किस राज्य के द्वारा शुरू की गई हैं। अभी इसमें ये पूछा गया है कि प्रज्ञा भारती और भाषा गौरव इस नाम से 2 नई योजनाएं जो हैं वो कॉलेज छात्रों और साहित्यिक निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है, इसमें पूछा गया है। आसाम, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आसाम, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आसाम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी ने ये 2 स्कीम लॉन्च किया हुआ है और इसके माध्यम से कॉलेज स्टूडेंट्स को और साहित्यिक निकायों को मॉनेटरी असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो ये प्रज्ञा भारती है, यहाँ पर ये देखिए प्रज्ञा भारती का जिक्र किया गया है। प्रज्ञा भारती स्कीम के तहत में कॉलेज स्टूडेंट्स को 1500 रुपये, कितना 1500 रुपये दिए जाएंगे। और क्यों दिया जाएगा? उनको बुक वगैरह परचेज करने के लिए। और ये जो भाषा गौरव है, भाषा गौरव नाम से जो ये की योजना है, इसके तहत में लगभग 600 राइटर को यानी कि 600 लेखकों को 50,000 रुपये 50,000 रुपीज़ 50,000 रुपये दिया जाएगा, जिससे कि उनकी साहित्यिक एक्टिविटीज़ में हेल्प हो सके। उनकी साहित्यिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करने के लिए 50,000 रुपये 600 राइटरों को भाषा गौरव योजना के तहत में दिया जाएगा। आसाम की यहाँ पर बात हुई, ऑप्शन नंबर बी आसाम इसका आंसर होगा। तो सर्बानंद सोनोवाल इसके सीएम हो जाएंगे, जगदीश मुखी जी जो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है।
जगदीश मुखी जी जो हैं वो आसाम के गवर्नर हो जाएंगे। आसाम की कैपिटल क्या है ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। साथ ही साथ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आसाम में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता होगा, आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती रहेंगी। फिर भी दिमाग पर एक बार फोर्स डालिए, एक बार स्ट्रेस डालिए और देखिए कि क्या ये चीज़ें आप लोगों को आती हैं। इस तरीके से अपनी सोच, अपनी थिंकिंग डेवलप करिए, तब करंट अफेयर्स आप लोगों को आसान लगने का, कम समय में ज़्यादा आप लोग तैयार कर पाएंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच कॉर्पस अमाउंट हैज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS रिसेंटली। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी कि SISFS स्थापित करने के लिए सरकार ने कितनी कॉर्पस राशि को मंजूरी दी है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 945 करोड़ रुपए, 945 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT, ठीक है ना, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के सेटअप के लिए भी मंजूरी दी है हाल ही में, और इसके लिए 945 करोड़ रुपए का इनिशियल कॉर्पस अमाउंट भी ग्रांट कर दिया गया है सरकार के द्वारा। ये स्कीम जो होगी 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। कब से? 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से ये स्कीम प्रभावी होगी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान से सुनना आप लोग। DPIIT इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT जो होगी वो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। और इस स्कीम के तहत में होगा क्या, ये जो स्कीम लॉन्च की, ये स्कीम जो सेटअप ये करने वाली की जाने वाली है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसके तहत में होगा क्या, तो इस स्कीम के तहत में स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट ट्रायल के लिए, मार्केट एंट्री और कॉमर्शलाइजेशन के लिए जो है उनको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो पीयूष गोयल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल जी जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर है 945 करोड़ INR, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इसका आंसर होगा। और ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, 945 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच इंडियन स्टेट। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस भारतीय राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो पंजाब, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, मार्च 2022 तक, डेट ये याद रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, मार्च 2022 तक सभी घरों तक पानी पहुंचाने के लिए ये स्कीम पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया एंड व्हिच कंट्री वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस। भारत और किस देश ने 4थे विदेश कार्यालय परामर्श में वर्चुअली भाग लिया, इसमें पूछा गया है। और कतर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। कतर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इंडिया और कतर ने अभी हाल ही में वर्चुअली 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट किया, और इस दौरान इन दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस, एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, फूड और भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। तो कतर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। और कतर की कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोहा जो है वो कतर की कैपिटल हो जाएगी। करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो रियाल, ठीक है, रियाल जो है करेंसी हो जाएगी इसकी। अगला देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, ये इसमें पूछा गया है। दलाई लामा, ऑप्शन नंबर है। तिब्बती धर्म गुरु है ये दलाई लामा, तो इसके लेखक यही हैं। बस इतना ही जानना है इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे प्रतिवर्ष किस तिथि को, किस तारीख को मनाया जाता है, इसमें पूछा गया है। और 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। इस बार 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का 25वां एडिशन, 25वां वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इस बार जो है 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था। और अगर हम लोग इसके थीम की बात करें तो वेटलैंड्स एंड वाटर, मैं लिख दे रहा हूँ, वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है ना, ये इसकी थीम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट CWCM हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच इंडियन सिटी रिसेंटली। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र
किस भारतीय शहर में हाल ही में स्थापित किया गया, ये इसमें पूछा गया है। तो चेन्नई तमिलनाडु ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। चेन्नई तमिलनाडु ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर जो है स्थापित करने का निर्णय लिया है, यानी कि CWCM यानी कि वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, ठीक है ना। इसको इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर, जो कि 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, इसकी घोषणा की गई थी। और इंडिया के टोटल एरिया का लगभग 4.6% वेटलैंड है। इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका लगभग 4.6%, 4.6% जो है उसका गीला वेटलैंड है, गीली जमीन है। और अभी इंडिया में टोटल 42, ठीक है ना, टोटल 42, अभी इंडिया में टोटल 42 ऐसी साइट्स हैं जिसे वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, या फिर ये कहें कि रामसर साइट, या फिर ये कहें कि रामसर साइट के रूप में जो है वो डिजिग्नेट किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, चेन्नई। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स सेकेंड एक्सक्लूसिव लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस फाइटर जेट्स प्रोडक्शन प्लांट इनॉग्रेटेड इन व्हिच इंडियन सिटी बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे विशेष लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस फाइटर जेट्स के उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में किया। इसमें यह पूछा गया है कि तेजस फाइटर जेट्स के उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन जो है वो भारत के रक्षा मंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में किस शहर में किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु कर्नाटक का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी, इसके लिए अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं। तो यहीं पर आप लोग सारी चीजों को समझ लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर देना होगा। डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, तो राजनाथ सिंह जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस फाइटर जेट्स के दूसरे प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटका में किया है। इसका ये दूसरा प्रोडक्शन प्लांट है ये तेजस का, जिसका उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो किसने उद्घाटन किया ये भी पूछा जा सकता है, तो ये मैंने बता दिया, इस कंडीशन में आप लोग याद रखिएगा राजनाथ सिंह, ठीक। तो बेंगलुरु कर्नाटका ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली व्हिच कंट्रीज मिलिट्री अनाउंस्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री फॉर 1 ईयर। हाल ही में किस देश की सेना ने 1 वर्ष के लिए देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो म्यांमार इसका आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन है ये म्यांमार, ठीक है। म्यांमार में भी तख्ता पलट कर दिया गया, देश के सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वर्तमान में, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट का चार्ज दे दिया गया। तो कुल मिलाकर इस समय म्यांमार में इमरजेंसी लगी हुई है 1 साल के लिए। सेना ने अपने कंट्रोल में सारे चार्जेस ले लिया है। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में ऐसे मतलब अनाउंस कर दिया गया, उनको चार्ज दे दिया गया, लेकिन सब कुछ सेना के ही पास में है, ठीक है। तो म्यांमार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। व्हिच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट, ठीक है। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो अशोक डिंडा जी होंगे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, अशोक डिंडा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ अमेजोन। अमेजोन के नए CEO कौन बने हैं, किसे अमेजोन के नए CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एंडी जेसी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एंडी जेसी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमेजोन के फाउंडर और CEO जेफ बेजोस जी ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है अक्टूबर 2021, ठीक है। अक्टूबर 2021 तक जो है वो जेफ बेजोस जी का कार्यकाल रहेगा, यानी कि अक्टूबर 2021 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और इनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद में एंडी जेसी जी को अमेजोन के नए CEO के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। एंडी जेसी जी जो है वो अमेजोन के नए CEO होंगे। और ये जो जेसी जी हैं अभी हाल ही में AWS यानी कि अमेजोन वेब सर्विसेज के जो है हेड हैं, ये अभी करंट में ये जो है अमेजोन वेब सर्विसेज के हेड हैं एंडी जेसी जी। अब ये अमेजोन के अगले CEO होंगे, क्योंकि इसके अमेजोन के जो फाउंडर थे और जो CEO हैं, फाउंडर एंड CEO जेफ बेजोस जी ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। और अपना इस्तीफा देने के बाद में ये जो जेफ बेजोस जी हैं वो अमेजोन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में
जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अमेजोन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करेंगे जेफ बेजोस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडी जेसी। आगे बढ़ते हैं। Which word has been named as the हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय द ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? इसमें पूछा गया है कि किस शब्द को 2020 के लिए 2020 वर्ष का हिंदी शब्द घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के द्वारा। तो आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आत्मनिर्भरता इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने अभी आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड के रूप में जो है इसको चुना है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें 2017 में, तो 2017 में आधार कार्ड है नहीं, होता नहीं जो हमारा, तो 2017 में जो है वो आधार को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। 2018 की अगर हम लोग बात करें तो 2018 में नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, नारी शक्ति 2018 में नारी शक्ति को जो है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। और 2019 की अगर हम लोग बात करें तो 2019 में संविधान को जो है वो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। तो इसका जो आंसर होगा फिलहाल इस क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो इंडिया की जो रैंक है वो 53rd है, 53वीं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 रिलीज किया, ठीक है, जिसमें इंडिया की रैंक जो है वो 53rd है। इंडिया की रैंक 53वीं है। टोटल कितने देशों में से? आउट ऑफ 167, ठीक है ना, आउट ऑफ 167, टोटल 167 देशों में से 167 देशों में से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 53rd है। किसमें? डेमोक्रेसी इंडेक्स में, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में। और अगर हम लोग बात करें टॉप की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, तो टॉप रैंक है नॉर्वे के पास में, यानी कि फर्स्ट रैंक है इसमें किसके पास में? नॉर्वे, फर्स्ट पर नॉर्वे है। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पर जो है आइसलैंड है, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें थर्ड रैंक की, तो थर्ड पर जो है वो स्वीडन है, ठीक है, थर्ड पर स्वीडन है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन रैंकिंग हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इंडिया की रैंकिंग फिलहाल 53rd, 53वीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। टोटल 167 देशों में 167 कंट्रीज में ये रैंकिंग निकाली गई, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 3 और 4 फरवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया। अभी आगे का जो भी करंट अफेयर्स है हमारा 5 और 6 का, वो भी आप लोगों को कल मिल जाएगा। जैसे ही फरवरी फर्स्ट वीक हमारा कंप्लीट होगा, फरवरी फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली और भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको शेयर करिए। थोड़ा सा आप लोगों की कॉपरेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉपरेट करिए, चीज़ें आप ग्रो होने में थोड़ा मदद मिलेगी, ठीक है। इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, हालांकि मुझे पता है कि अभी एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं लगा हुआ है और थोड़ा सा चीज़ें ग्रो करने में टाइम लगती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सपोर्ट के मतलब ज़रूरत हमेशा रहेगी। तो चीज़ें अगर अच्छी लग रही, कोई फोर्सफुली, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दूसरे चैनल की तरीके से ये छाती फाड़ फाड़ के चिल्ला कर नहीं बोलूँगा कि आप उसको शेयर करो तभी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो कुछ आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें पहुँचाओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।